Hello student, class 12th chemistry, chapter first solution. Today's topic vapor pressure of liquid. तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा? जैसे हमने कोई क्लोज कंटेनर लिया और उस क्लोज कंटेनर में हमने लिक्विड को फिल कर लिया। जब लिक्विड को हमने फिल कर लिया तो जब लिक्विड का एवोपरेशन होगा, एवोपरेशन का मीन्स लिक्विड गैसेस में चेंज होगा। तो जब उसका एवोपरेशन होगा तो यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे जो खाली स्पेस है, वेपर्स क्या करेंगी उस खाली स्पेस को फिल कर देंगी। वेपर्स क्या करेंगे उस खाली स्पेस को फिल कर देंगी, क्योंकि वो कंटेनर से बाहर तो निकल नहीं है वेपर्स, क्योंकि हमने उस पर प्रेशर लगा रखा है, उसको क्लोज कर रखा है कंटेनर को। तो वेपर्स कहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी? उसके ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी लिक्विड के। तो इस कंडीशन में जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है। जब वेपर्स में चेंज हो रहा है लिक्विड, तो लिक्विड का जो लेवल है, लिक्विड का लेवल क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे जितना लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे जो वेपर्स हैं वो भी लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर लगा रखा है और बाहर तो जाना नहीं है वेपर। जब बाहर नहीं जा रही हैं तो जब उनकी प्रेशर है तो वो लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे उनका कंडेंसेशन होके कहाँ पे आने लगेंगी? लिक्विड फॉर्म में आने लगेंगी। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जितना लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है उतना ही वेपर्स लिक्विड में चेंज होगा, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितना एवोपरेशन हो रहा है उतना ही उसका कंडेंसेशन हो रहा है, यानी उतना ही वेपर लिक्विड में चेंज हो रही है, तो उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर above the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure. वेपर प्रेशर, यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो क्या करेंगे? द प्रेशर, एक प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस पे। जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के ऊपर है, तो उसकी सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे वेपर जो हैं वो एक प्रेशर को एक्सर्टेड करेंगी। उस प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। जो वेपर्स प्रेशर को एक्सर्टेड करेंगे लिक्विड सरफेस पे, तो उसको ही क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, यानी वेपर प्रेशर को एक्सर्ट कर रही हैं एबव द लिक्विड सरफेस पे इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, जो वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगी लिक्विड सरफेस पे उसको ही वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्योंकि कंटेनर क्लोज है, तो यहाँ पे भी एक प्रेशर पड़ रहा है लिक्विड सरफेस पे। नेक्स्ट है फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड। फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑन अ लिक्विड डिपेंड्स। तो इसके क्या फैक्टर हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड क्या होगा? कुछ लिक्विड वेपोरेशन जो है, एवोपरेशन, वो हर एक लिक्विड का डिफरेंट होता है, यानी ईच लिक्विड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स वेपर प्रेशर बिकॉज ईच लिक्विड हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो लिक्विड है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर लिक्विड की। किसी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है तो किसी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, यानी किसी में पार्टिकल्स का स्पेस, जो पार्टिकल्स हैं उनका स्पेस किसी में ज़्यादा होगा और किसी में उनके पार्टिकल्स का स्पेस कम होगा। तो इसलिए उसका क्या होता है, हर एक लिक्विड का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जब डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा लिक्विड में तो उनमें डिफरेंट टेंडेंसी होगी एवोपरेशन की टेंडेंसी भी उनमें डिफरेंट होगी। तो दिस लिक्विड विच हैव वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टेंड टू एस्केप रेडियली इनटू वेपर फेज एंड देयरफॉर हैव ग्रेटर वेपर प्रेशर। इसका क्या मीन्स है? जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, कोई भी लिक्विड है अगर उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या मीन्स है कि जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली बाउंड नहीं है या स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं हैं, जो लिक्विड में पार्टिकल्स हैं, तो उनमें इंटरेक्शन कैसा होगा? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो जब हम उसको हीट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा, यानी उसकी वेपर्स जल्दी बन जाएंगी और वो ज़्यादा एवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो वो उसकी
क्या होगी, लोअर वेपर प्रेशर होगा, उसका लोअर वेपर प्रेशर होगा, और जिसका वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा। और जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है मॉलिक्यूल्स के बीच, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो this liquid which have great weaker intermolecular force tend to escape readily into vapor phase and therefore have greater vapor pressure। तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा जिसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। एग्जाम्पल, डाईमेथिल ईथर एंड एल्कोहल। डाईमेथिल ईथर एंड एल्कोहल हैव higher vapor pressure than water at a given temperature because bigger intermolecular force in them as compared at water। जैसे एथिल अल्कोहल है, ये डाई एथिल ईथर है, ये भी क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब हम इनको एवोपरेट करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो ये क्या होंगे, जल्दी एवोपरेट जल्दी हो जाएंगे। और जो वाटर है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू डाई एथिल ईथर एंड एल्कोहल। तो उसका क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। डाईएथिल ईथर एंड अल्कोहल हैव हायर वेपर प्रेशर। डाईएथिल ईथर अल्कोहल का हायर वेपर प्रेशर होता है देन वाटर से एज अ गिवन टेम्परेचर बिकॉज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इन देम एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है पार्टिकल्स में, इसलिए इनका वेपर प्रेशर लो होता है। और वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, इसलिए वाटर का वेपर प्रेशर लो होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड है, जब हम लिक्विड को रूम टेम्परेचर पे हीट करेंगे, रूम टेम्परेचर पे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो देरी से एवोपरेट होगा। और जब हम उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसमें एवोपरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन का मीन्स जिसमें सॉलिड भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो उसका वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, यानी उसमें लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। एंड राउल्ट लॉ, तो राउल्ट लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट्स, या इस टाइप से आ सकता है राउल्ट लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है, वोलाटाइल्स का मीन्स क्या होता है, जो खुद से ही एवोपरेट हो जाए। जैसे पेट्रोल है, वो उसकी हाई वोलेटिलिटी होती है, पेट्रोल को अगर रख दोगे तो वो खुद से ही वेपर हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे वोलाटाइल सॉल्यूट। अब वोलाटाइल सॉल्यूट, अब जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन हमने 2 वोलाटाइल लिक्विड का लिया है और उनको क्लोज कंटेनर में हमने बंद कर दिया। बोथ कंपोनेंट वुड एवोपरेट एंड एवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम, तो उनके बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी जितना लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा उतना ही वेपर्स लिक्विड में चेंज होगी। तो राउल्ट्स ने अपना लॉ दिया था, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, द पार्शियल vapor pressure of each component in a solution is equal to the product of vapor of the pure component and its mole fraction। जो given temperature for a solution of volatile liquid का solution है हमारे पास, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट हैं, माना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसके अंदर कंपोनेंट, तो उसके अंदर जो भी कंपोनेंट हैं तो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, तो वोलाटाइल लिक्विड का मीन्स क्या है, जिसमें वोलाटाइल कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में। अब लेट 2 वोलाटाइल लिक्विड, हमने 2 वोलाटाइल लिक्विड लिए हैं एंड द कंपोनेंट एज ए एंड बी, और उन वोलाटाइल लिक्विड के कंपोनेंट क्या है, ए और बी कंपोनेंट है उसके।
अब टू वोलेटाइल लिक्विड लिए जिनका कंपोनेंट ए एंड बी है एंड मोल फ्रैक्शन क्या है उनके एक्स ए एंड एक्स बी उनके मोल फ्रैक्शन है। इफ पी ए एंड पी बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, उसके अंदर टू कंपोनेंट है ए और बी, उनके वेपर प्रेशर क्या होंगे, जो ए कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा पी ए, और जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा पी बी, आर द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन दस अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ पी है, जो वेपर प्रेशर ऑफ पी था वो किसके इक्वल होता है, हमने डेफिनेशन में क्या स्टडी किया था राउल्ट लॉ में, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो ईच कंपोनेंट हमारे पास क्या है पी ए एंड पी बी इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट के इक्वल होगा एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के। तो ये तो आ गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट यानी पी आ गया। अब ये इक्वल किसके होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के एंड मोल फ्रैक्शन के। तो प्योर कंपोनेंट हमारे पास क्या है पी ए नॉट, इसको बोलेंगे प्योर कंपोनेंट ऑफ ए, एक्स से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। ऐसे बी कंपोनेंट लिया हमने पी बी, तो इसका प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर क्या है इसका पी बी, यानी बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर पी है तो हमने उसको पी बी लिख लिया। अब वो भी किसके इक्वल होगा, वो भी किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के। अब प्योर कंपोनेंट को कैसे लिखते हैं पी बी नॉट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन बी का क्या आ जाएगा एक्स बी। अब कंप्लीट अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन दोनों से फॉर्म होकर बनेगा, यानी सॉल्यूशन यहाँ पे पी ए नॉट क्या है इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, जैसे हमने बताया था कि पी ए नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है, पी बी नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन यानी टू कंपोनेंट उसमें हमने मिक्स कर दिए तभी तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी ए और बी को हमने मिक्स कर दिया तब सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा पी, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा पी। अब पी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, यानी ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्लस बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के। अब हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे पी ए की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे पी बी की वैल्यू रख देंगे, तो पी ऐसी रहेगा, पी ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास पीछे पी ए नॉट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इट्स मोल फ्रैक्शन, तो पी ए नॉट इंटू एक्स, ऐसे ही पी बी क्या आ गया पी बी नॉट इंटू एक्स बी बी। नाउ दैट अब हम जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का वो कितना होता है 1, किसके इक्वल होता है टोटल कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है 1 के, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू किसको होता है 1 के। तो ये मोल फ्रैक्शन में हमने बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब एक्स ए की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे 1 माइनस एक्स बी, तो ये हमारी इक्वेशन ऐसी रहेगी। फिर इसमें हमने एक्स ए की जगह क्या रख दिया 1 माइनस एक्स बी रख दिया प्लस पी बी नॉट और एक्स बी को ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे चेक करूँ, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी हो गया प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब हम यहाँ पे पी ए नॉट हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा पी बी और ये माइनस का पी ए नॉट इंटू एक्स बी। तो ये क्या आ गया राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर वोलाटाइल लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड कैसे होगा वोलाटाइल। अब राउल्ट ने अपना एक और लॉ दिया था जो किस पे डिपेंड था, नॉन वोलाटाइल सॉलिड पे। यानी अभी हमने राउल्ट लॉ में पीछे जो वोलाटाइल लिक्विड का जो रूल था उसमें हमने वोलाटाइल लिक्विड लिया था, और यहाँ पे हम राउल्ट लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन ही हमारे पास, लेकिन उसमें सॉलिड जो है वो कैसा है नॉन वोलाटाइल सॉलिड है। नॉन वोलाटाइल सॉलिड का मतलब जो वेपर्स में चेंज नहीं होगा वो नॉन वोलाटाइल सॉलिड होगा। तो नॉन वोलाटाइल सॉलिड लेंगे, वहाँ पे हमारा सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल थे, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब स्टूडेंट देखिए, अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो जो उसका वेपर फेज है, जो उसका वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूट तो हमारे पास वोलाटाइल है ही नहीं, सॉल्यूट तो नॉन वोलाटाइल है, तो वो तो वेपर्स में चेंज होगा नहीं। तो वेपर्स में सिर्फ कौन चेंज होगा, सॉल्यूशन चेंज होगा, वेपर्स में सिर्फ कौन चेंज होगा सॉल्वेंट। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के। when the solute is non volatile, यदि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द
वेपर फेज। अगर कोई भी वेपर प्रेशर हमने सॉल्यूशन बनाया, लिक्विड सॉल्यूशन बनाया वेपर्स का, लिक्विड सॉल्यूशन अगर वेपर्स का है और उसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल तो है नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल है। व्हेन अ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ओनली वेपर फेज में प्रेजेंट होंगे। Therefore, the vapor pressure of solution will be the vapor pressure due to solvent only. Vapor pressure of solution किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्वेंट के, यानी vapor pressure of solution किसके इक्वल होता है? सॉल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के, दोनों के इक्वल होता है। लेकिन अगर सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन ओनली किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्वेंट के इक्वल होगा, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो सॉल्यूशन विल बी वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली। जो सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सॉल्वेंट के। अब यहाँ पे चेक करो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू किसको हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है इसलिए। अकॉर्डिंग टू राउड लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, राउड लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो क्या आया था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी ए इक्वल टू पी ए नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अब पी ए आप समझिए, यहाँ पे जो यहाँ पे ये सॉल्वेंट है राउड लॉ के अकॉर्डिंग। अब राउड लॉ के अकॉर्डिंग नॉन वोलेटाइल में जो सॉल्वेंट है वो किसके इक्वल है? सॉल्यूशन के इक्वल है। जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, पी ए की जगह पी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा? पी ए नॉट इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो किसके इक्वल है? सॉल्यूट के इक्वल है नॉन वोलेटाइल में। तो सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए नॉट इंटू एक्स है। तो सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की वैल्यू भी इतनी होगी और सॉल्यूशन की वैल्यू भी उसके इक्वल होगी। जैसे यहाँ पे P इक्वल टू किसके है? पी ए के इक्वल है। अब यहाँ पे देंगे एट द गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? P इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पी ए तो है हमारे पास, हाँ अगर हमें एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको P अपॉन इसको हम यहाँ पे ले आइए। अब सबस्ट्रेटिंग ईच साइड ऑफ इक्वेशन फ्रॉम वन, ईच साइड ऑफ सबस्ट्रेट को हमने सबस्ट्रेट को शो कर दिया, वन को ईच साइड। तो यहाँ पे वन माइनस पी अपॉन पी ए नॉट हो जाएगा इक्वल टू वन माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया, सॉल्व करा इसको, तो पी ए नॉट यहाँ पे आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी, ये ऐसे ही रखा अभी हमने। अब इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? एक्स बी के इक्वल होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? जब एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स भी होता है, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स है, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन होता है मोल फ्रैक्शन में। अब हमें अगर यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वन माइनस एक्स से आ जाएगा। तो वन माइनस एक्स से किसके इक्वल होगा? एक्स बी के। तो हम यहाँ पे वन माइनस एक्स की जगह एक्स बी रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया? और या फिर उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? सॉल्वेंट है हमारे पास पी ए नॉट, पी क्या है? सॉल्यूशन है, पी ए नॉट क्या है? सॉल्वेंट का पेपर प्रेशर है, और एक्स बी क्या है? सॉल्यूट, एक्स बी क्या है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए और वेपर प्रेशर ऑफ जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके लिए राउल्ट का लॉ, राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड और राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। थैंक यू स्टूडेंट।